हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने CPWD के सेकंड चैप्टर की 2 वीडियोस देख ली होंगी। इसी क्रम में यह तीसरा चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसका नाम है जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो जैसा कि जो इसके नाम से स्पष्ट है कि ये अकाउंट्स के से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक्स पर आधारित है। इसमें 2 पॉइंट्स पर ही फोकस किया गया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब ट्रांजेक्शन्स कैसे क्लासीफाई होंगे, मतलब किस तरीके से ट्रांजेक्शन करने हैं, कहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन अभी जो है दिखवाना है अकाउंट्स में। और दूसरा है सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, एक अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 10 पॉइंट्स हैं और सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद 2 एनेक्जर हैं इस चैप्टर में, तो हम इतना इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट होते ही 3.1 क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में 3.1.1 में हम सबसे पहली लाइन ये है कि CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट करता है प्राइमरीली वो जो वर्क होते हैं सभी प्रकार के ऑल क्लासेस, जैसे पब्लिक वर्क की बिल्डिंग रिक्वायर्ड जो भी सिविल डिपार्टमेंट के ऑफ गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सारी जो है ये बनाता है CPWD। क्या क्या इसमें नहीं होता एक्सेप्ट डेलीगेटेड इन जो भी प्रोविजंस चैप्टर 5 ने GFR में 2005 में इसमें है, बट अभी प्रेजेंट में 17 वाला GFR चल रहा है। तो चैप्टर 5 में जो टर्म्स एंड प्रोविज़न दिए गए हैं उनके आधारित जो होते हैं उनको CPWD नहीं बनाता है, या फिर जो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी और डिपार्टमेंट कंसर्न को जो वो खुद बनाते हैं, या फिर जो एग्जीक्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, तो वैसे जो भी काम होते हैं वो CPWD के दायरे में नहीं आते। नेक्स्ट है डिफेंस, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे वर्क जो भी है वो जो कि उसके डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्ट किया गया है, इधर ओकेजनली, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के लिए, CPWD के लिए HRO के कोई काम अगर प्रोवाइड कराए गए हैं तो, या फिर ओकेजनली, या फिर जो है कोई स्टैंडिंग अरेंजमेंट करवाया है उन्होंने, तो वो ये काम CPWD करता है। एट टाइम ऑफ वर्क किसी भी अदर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट वर्क्स के लिए, ठीक है, उसको अंडरटेक करता है CPWD। मतलब CPWD किसी भी और डिपार्टमेंट के काम कर सकता है अगर उसको प्रोवाइड कराया जाए तो। इसमें 2 नोट हैं। पहला है पेटी सर्विसेज, जो कि जैसे कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं कोई स्टोर के लिए, ये भी डिवीज़नल ऑफिस में ऑफिसर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है जो प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, जो प्रोसीजर की काम कैसे होना है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का, तो वो कैसे कहाँ से डिसाइड होता है। रूल नंबर 132, रूल नंबर 126, 1, 2, 3, 4 और 133 को जब एक साथ पढ़ते हैं तब ये जो है यहाँ से प्रोसीजर डिसाइड होता है। ये प्रोसीजर जब हम GFR पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ के लिए आप इतना ही पढ़िए। पॉइंट ये 3.1.1 था पीछे जो है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें लिखा है कि जनरल प्रिंसिपल जो है फॉलो किए जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग। जैसे कि इसमें रूल 29 जो GAR का है 1990 में, जिसमें मेजर हेड 2059 और 4059 का प्रयोग किया गया है, उसके ऊपर एक ये पॉइंट है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रूल 29 में जो रिप्रोड्यूस किया गया है कि एक कोई जनरल रूल ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स है गवर्नमेंट अकाउंट में, वो उनके क्लोजर रेफरेंस जो उनके फंक्शन के हिसाब से, प्रोग्राम और एक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ, जैसे वो रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है, रादर देन डिपार्टमेंट इन हिच रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकर, मतलब कि जो भी खर्च हुआ है या अर्निंग हुई है वो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर होते हैं अलग अलग। फिर जो प्रिंसिपल है उसमें कहा गया कि जैसे एक्सेप्शंस हैं कि ऑथराइज स्पेशली, जो एक्सेप्शंस एज में भी ऑथराइज स्पेशली इन किसी इंडिविजुअल के केसेस में या क्लास ऑफ केसेस में, कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए कोई रिसीट रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट, कोई भी जैसे रिसीट है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उसे हम एक 0049 एक हेड होता है जिसमें इंटरेस्ट रिसीट प्राप्त होती है, तो इंटरेस्ट रिसीट में उस अमाउंट को डालते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ नॉन रेसिडेंशियल वर्क बिल्डिंग, तो जैसे मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग कोई जो है बनाई जा रही है, तो उसका जो खर्च है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ PWD के अंदर में बनाई जा रही है, तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, तो उसमें मेजर हेड 2059 पब्लिक वर्क में रखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, कोई जनरल ऑर्डर जो गवर्न करता है, क्लासीफाई, जो भी इंपॉर्टेंट जनरल ऑर्डर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ सिविल कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट, रिफंड ऑफ रेवेन्यू, वो भी इश्यू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर। ठीक है। इसके बाद मतलब सभी चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी काम है उससे रिलेटेड उनके हेड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी अमाउंट आएगा उसको हम उसी हेड में क्लासीफाई करेंगे और उसी में ही रखेंगे। इससे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक चीज़ें बनी होती हैं और हमें गलतियाँ पकड़ में आती हैं और चीज़ें समझ में आती हैं कि कहाँ कौन सा अमाउंट कैसे खर्चा हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है 3.1.3 कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चार्ज एंड रिसीट, चार्जेस एंड रिसीट्स कनेक्टेड, जो भी किससे, पर्टेन टू पब्लिक वर्क ऑफ गवर्नमेंट अदर देन वर्क, जो कि नीचे जो है रेफर किए गए हैं, इन काम में नीचे दिए गए हैं, इनको छोड़कर एडजस्टेड फाइनली इन द अकाउंट ऑफ डिविजनल ऑफिसर। ठीक है। तो जो भी काम पीडब्ल्यूडी के अंदर में होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी के गवर्नमेंट से संबंधित, उनके जो अकाउंट्स हैं वो फाइनली एडजस्ट किए जाते हैं अकाउंट्स जो है डिविजनल ऑफिसर के द्वारा, जो भी प्रोविज़न ऑफ फंड होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। और उनके डिस्पोजल किए जाते हैं। ट्रांजेक्शन जो कि कनेक्ट होते हैं विद सर्विस, किसी भी अदर गवर्नमेंट वर्क्स के जो फाइनली एडजस्ट नहीं किए जा सकते, उसे इवेंचुअली पास कर दिया जाता है आउट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिविजनल ऑफिसर्स, जो कि इन कॉर्पोरेशन इन अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि किसी भी अदर डिपार्टमेंट का काम हुआ तो वो जो है इससे रिलेटेड नहीं होता, तो डिविजनल ऑफिसर के अकाउंट में वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसे इनको पास आउट कर इवेंचुअली पास आउट कर दिया जाता है कि उस डिपार्टमेंट कंसर्न के लिए। ठीक है। आउटले एंड नॉन गवर्नमेंट वर्क्स में जो है चार्ज जो है डिपॉजिट जो रिसीव होता है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, जो हमने शुरुआती पहले चैप्टर में ये बताया था कि नॉन गवर्नमेंट वर्क कौन से होते हैं जिनका अमाउंट हम फंड से ना करके जो अमाउंट हमें जो है रिसीट प्राप्त होती रहती है उसी के थ्रू हम कार्य करते हैं। इसमें कौन से 3 नहीं आते हैं, जैसे कि वर्क्स जो कि मिंट्स है, डेबिटेबल जो कि ग्रांट कंट्रोल बाय उनके अपने डिपार्टमेंट से जो ग्रांट कंट्रोल होते हैं उनको, वो इनके दायरे में नहीं आते। वर्क जो कि कनेक्ट होते हैं कन्वर्जन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन पिक हो सकता है कि कौन से जो है पीडब्ल्यूडी के में डिविजनल ऑफिसर के द्वारा एडजस्ट नहीं हो पाते अकाउंट्स, तो जो कि डेबिटेबल हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। जो भी वर्क है जो कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन के लिए, तो वो जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ही डेबिटेबल होंगे, तो ये यहाँ से एडजस्ट नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कोई कार्य है जो कि कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस का है, सिविल एयरड्रोम का, तो वो ये भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे 3 नोट दिए गए हैं, हम इनको बारी बारी समझेंगे। कि नोट 1, यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट करता है किसी भी अदर एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे कि पब्लिक या कोई नेसेसरी फंड जो है प्लेस किया गया है, ठीक है, तो उनका अपना डिस्पोजल होता है। ठीक है। मतलब वो किसी भी ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में नहीं आता है। ठीक है। तो उनका अपना डिस्पोजल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई डिवीज़न अंडरटेक करता है कोई सर्विस किसी भी अदर डिवीज़न के बिहाफ पे या सप्लाई मटेरियल लेता है अदर डिवीज़न से या इंटर डिविजनल सेटलमेंट होता है, तो उसे एडवांस पेमेंट इंडेंटिंग डिवीज़न के द्वारा अपेंडिक्स 7 इसमें जो बाद में है अभी इस कोड के, उसको अगर रीड किया जाए CGA-OM 18/4/237 के डेटेड 16/3/93 से, जो मतलब ये पूरा डिटेल ये दिया गया कि ये जो डिवीज़न अगर आपस में सेटलमेंट करते हैं किसी भी एडवांस पेमेंट का, तो वो उनका प्रोसीजर जो है इन दोनों में दिया गया है। अभी हम अपेंडिक्स लास्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरी तरीके से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन अंडरटेक इन मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्कशॉप ऑफ ए डिवीज़न। मान लीजिए कोई डिवीज़न है उसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग और वर्कशॉप्स होती हैं ऑन बिहाफ किसी भी अदर डिवीज़न के हिसाब से। अगर कोई अदर डिवीज़न ये डिमांड करता है कि आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, मुझे भी कुछ उसमें से पॉइंट जो है कुछ चीज़ें सप्लाई कर दीजिए, तो क्या करते हैं, कोई मान लीजिए किसी बिहाफ ऑफ अदर डिवीज़न के या डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के या लोकल बॉडीज़ के बिहाफ पे जो है ये डिवीज़न मैन्युफैक्चरिंग या वर्कशॉप में करता है, तो इसे ट्रीट किया जाएगा ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न
इन फर्स्ट इंस्टेंस बट इंटायर कॉस्ट अल्टीमेटली रिकवर फ्रॉम द पार्टी। मतलब कि वो जो ट्रीट तो किया जाएगा कि डिवीज़न का ऑपरेशन है, लेकिन वो पूरा जो अमाउंट कॉस्ट होगा वो जो है अदर जो है डिवीज़न से या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिकवर किया जाएगा। मतलब वो डिवीज़न का फंड से नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 3.1.4 कि सभी केसेस में प्राइमरीली अकाउंट जो होते हैं इस ट्रांजेक्शन के वो रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, जो भी इस कोड का रूल है उसके हिसाब से। यद्यपि अल्टीमेट जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो जो है नहीं मे नॉट हैव ब्रॉट फाइनली फॉर द बुक ऑफ द डिविजनल ऑफिसर। मतलब सभी केसेस में चाहे वो अकाउंट्स जो है फाइनली डिविजनल ऑफिसर के बुक में एडजस्ट हों या ना हों, उनको जो है लेकिन रूल के हिसाब से ही अकाउंट्स तैयार करे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि परफॉर्मेंस ऑफ दीज सर्विसेज एंड सब्सिडरी प्रोसीडिंग गिव राइज टू ए नंबर ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस। तो क्या है कि परफॉर्मेंस इन तरह के सर्विसेज का जो परफॉर्मेंस है या कोई सब्सिडरी प्रोसीडिंग्स है वो राइज करती है एक नंबर ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस के द्वारा किसी भी अदर डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से, तो विच वो भी आल्सो टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट्स। तो वो भी जो है अकाउंट्स में लाया जाएगा। एग्जांपल के लिए कोई फंड आप वहाँ से लेते ही हैं, हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम बैंक टू मीट लाइबिलिटी इनकर्ड एंड रिसीट रियलाइज्ड, हैव टू बी लॉज्ड इन बैंक एंड स्टोर, हैव ऑब्टेन फ्रॉम अदर डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट और फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कहीं से भी आप फंड लेते हैं, कोई भी अमाउंट क्लियर करते हैं किसी भी तरह से, तो उन्हें हम अकाउंट्स में दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 3.6 कि ट्रांजेक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स ऑफिसर्स मे हैव ग्रुप्ड अंडर हेड इंडिकेटेड बिलो। तो इन्हें किन किन हेड्स में जो है इंडिकेट करते हैं, तो इसमें मेनली 4 हेड होते हैं। तो 4 हेड होते हैं इसमें कि एक्सपेंडिचर हेड, रेवेन्यू हेड, रेमिटांस हेड और सस्पेंस एंड डिपॉजिट हेड। तो जब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हेड की, तो जहाँ पर भी जो चार्जेस हैं जो हम एक्सपेंडिचर किया है जो डिविजनल ऑफिसर द्वारा अकाउंट्स में एडजस्ट किए जाते हैं, वो सारे हेड्स किस में आते हैं, एक्सपेंडिचर हेड में। जैसे कि 2059 पब्लिक वर्क्स है, 2216 हाउसिंग है, ये दोनों हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे खर्चे जो रोज़ किसी मशीनरी को चलाने में काम आते हैं। ठीक है, नई चीज़ें से निर्मित नहीं होती, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। चाहे रिसीट हो एक्सपेंडिचर हो, जैसे कोई भी वो है जहाँ से पैसा आ रहा है बट उससे कोई जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसीट होती है। नेक्स्ट है 4059 कैपिटल आउटले ऑफ पब्लिक वर्क। अब कोई भी कैपिटल जो बिल्डिंग्स तैयार करनी है तो उनसे रिलेटेड जो भी खर्च होता है वो कैपिटल आउटले में हम दर्शाते हैं। तो 4059 और 4216 होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के हेड्स हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू हेड। तो इसमें लिखा है कि रेवेन्यू रिसीट जो है क्रेडिटेबल होती है गवर्नमेंट के अकाउंट में, जो कि एडजस्ट करता है डिविजनल ऑफिसर। तो इसमें 0059 पब्लिक वर्क्स और 0216 हाउसिंग है। तो अभी जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ ये बताएंगे कि जैसे 0 और 1 जैसे यहाँ 0 है तो 0 जो है वो रेवेन्यू हेड होता है, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हेड दिए गए हैं, पब्लिक वर्क और पब्लिक हाउसिंग दिया गया है। नेक्स्ट है रेमिटांस हेड। तो जिसमें रिसीट भी प्राप्त होता है और पेमेंट भी होता है, कैश स्टोर या किसी भी वैल्यू में रिसीव किया जाता है, पे किया जाता है या किसी भी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे हेड्स में को जो है रेमिटांस हेड बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है 8782 कैश रेमिटांस, जो कि एडजस्ट होता है बिटवीन ऑफिसर्स रेंडरिंग अकाउंट टू द सेम अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सस्पेंस एंड डिपॉजिट हेड्स। जब कभी भी कुछ रिसीट या पेमेंट्स होते हैं जो सस्पेंस या डिपॉजिट में क्लियरेंस से पेंडिंग रहते हैं, तो बाय पेमेंट या फिर रिकवरी के द्वारा जो है इन कैश को रखा जाता है। सस्पेंस अकाउंट में ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाता है एज ए हेड सबऑर्डिनेट जो है होता है सस्पेंस अकाउंट टू द एक्सपेंडिचर हेड एज इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द अकाउंट, जो कि एज सब हेड ऑफ द अकाउंट। ये जो है कैसे ट्रीट किया जाता है, आइदर हेड ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द एक्सपेंडिचर हेड या फिर इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द अकाउंट या फिर सब हेड ऑफ द अकाउंट ऑफ वर्क, जो कि एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि आगे भी बताया जाएगा। फिर है नेक्स्ट 3.1.7 जिसमें ट्रांजेक्शन अंडर ईच ऑफ द ग्रुप जो कि फर्दर सब डिवाइड होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंट्स।
इस केस में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू हेड। मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो मेजर हेड होती है, उसके बाद माइनर हेड होता है, इसके बाद नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सब हेड होता है कुछ जगहों पे, फिर उसके बाद सब हेड के नीचे जो है डिवाइड होता है डिटेल हेड डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट हेड। तो समटाइम्स मेजर हेड जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं सब मेजर हेड बिफोर देयर फर्दर डिवीजन इनटू माइनर हेड। मतलब बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है वो ये बताया गया है कि सबसे ऊपर मेजर हेड होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे माइनर हेड होता है, ठीक है, सब हेड, उसके बाद सब हेड होता है, ठीक है, सब हेड के बाद जो है डिटेल हेड होता है, डिटेल हेड के बाद वो ऑब्जेक्ट हेड में बढ़ता है, मतलब वो हायरार्की होती है। इसके बाद जो कुछ जगहों पे मेजर हेड सब मेजर हेड में डिवाइड होता है, ठीक है, उसके बाद जो है माइनर हेड स्टार्ट होता है, मतलब वो कुछ जगहों पे एक हेड और ऐड होता है। नोट 1 में कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो यूटी का है, दमन दीव और पौंडीचेरी का है, वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के। यूनियन टेरिटरी और दमन दीव में पौंडीचेरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब हेड ओपन करने की जो है वो है पावर है। डिटेल हेड या ऑब्जेक्ट हेड, तीनों की, सब्जेक्ट हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, किसी भी अकाउंट्स के अंडर में वेरियस मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट उनके रिस्पेक्टिव टेरिटरी के अंदर में, ठीक है। जो कंडीशन ये गार में जो है कंडीशन बताई जाएगी अभी आगे कि कौन कौन माइनर मेजर हेड ओपन कर सकता है। कोई भी डिटेल हेड क्लासिफिकेशन होता है किसी पब्लिक वर्क मेजर हेड में, तो इंट्रोड्यूस किया जाता है बुकिंग ऑफ स्पेशल एक्सपेंडिचर के हिसाब से बताया जाता है, और वो प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस ऑफ CAG ऑफ इंडिया के। इन केस अब कोई भी वर्क है अंडरटेक किया था PWD के अंतर्गत, तो स्टैंडिंग अरेंजमेंट जो होता है अदर डिपार्टमेंट का, जो कॉस्ट जो है डेबिटेबल होती है उन डिपार्टमेंट से, और प्रिस्क्राइब किया जाता है क्लासिफिकेशन कनेक्टेड टू जो है पे एंड अकाउंट ऑफिसर जो ट्रांजेक्शन्स कंसर्न करते हैं उनके अकॉर्डिंग आता है। फिर नेक्स्ट है 3.1.8 जिसमें कहा गया है क्लासिफिकेशन और हेड ऑफ अकाउंट होते हैं जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के द्वारा एडजस्टेबल होते हैं, हैव बीन, जो कि इंडिकेट करते हैं लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स यूनियन एंड स्टेट्स मेंशन इन चैप्टर 3 ऑफ गार। वो अब गार पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें गार और GFR से डिपेक्ट करती हैं, तो उन्हें हम जब उस समय पढ़ाएंगे तो यहाँ समझाते जाएंगे इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट है डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, जो ऑर्डर होता है इन विच मेजर या माइनर हेड अपेयर करते हैं सभी अकाउंट्स रिकॉर्ड में, जो कि प्रिस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम CAG से टाइम टू टाइम जो है एडवाइस लेके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रेवेन्यू अगर रियलाइज होता है और प्लेस ऑफ क्रेडिट जो गवर्नमेंट का है ये ड्यू रहता है अंडर द स्टैच्यूटरी या कोई अदर रूल गवर्निंग होती है तब, तो उस समय क्या होता है एक्सपेंडिचर जो कि इनकर्ड होता है ओनली अगेंस्ट ग्रांट वोटेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर वो इनकर्ड होता है किसके द्वारा, जो ग्रांट वोट किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, और अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन प्रोवाइडेड, या फिर मतलब दो ही तरह के होते हैं, वोट किया जाए या फिर कोई भी अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड किया जाए चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसमें ये काम करता है। फिर नेक्स्ट है इंसिडेंस जो ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है बिटवीन चार्ज एंड वोटेड इज डिटरमाइंड बाय रिलेवेंट प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसमें बताया जाता है। ये ऑब्लिगेटरी है फॉर द कोर्ट टू इशू ए डिक्री, अगर कोई जो है डिक्री इशू की गई है किसी भी केसेस में, या फिर कोई वेयर जहाँ पे अवार्ड इज मेड ए रूल ऑफ कोर्ट, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट जो कि मेड आफ्टर एन अवार्ड हैज बीन मेड रूल ऑफ द कोर्ट बट प्रायर द इशू इज डिक्री डेबिटेबल टू द चार्ज सेक्शन। तो जो भी ये डिक्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो ये चार्ज सेक्शन ऑफ रिलेवेंट ग्रांट में आती हैं। नेक्स्ट है कि अंडर आर्टिकल 123F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है ये बताया गया है कि किसी भी सम रिक्वायर्ड जो भी अवार्ड होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का या जो भी चार्ज होता है कॉन्सुलेट, ये चार्ज किया जाता है, चार्ज होता है, याद रखिएगा, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, इन ऑर्डर टू द बॉडी और अथॉरिटी में बी ट्रिब्यूनल विद इन द स्कोप ऑफ टर्म ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यूज्ड। इस आर्टिकल में कहा गया है इट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट एंड नॉट मेयरली एन एग्रीमेंट by of the parties must be invested in state inherited judicial
पावर्स, जो कि ट्रैपलिंग ऑफ द कोर्ट है। तो जब केसेस हैं वो अवार्ड मेड किया जाता है बाय प्राइवेट आर्बिट्रेटर इन फील्ड इन ए कोर्ट, ए डिक्री ऑब्टेन्ड term of award, expenditure required to satisfy decree court is expenditure charged in constituted fund of India। मतलब बेसिकली वही बातें आपको समझाई गई। किसी भी ट्रिब्यूनल द्वारा अगर प्राप्त होता है या कोई डिक्री कोर्ट डिसाइड करता है किसी प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए या किसी भी उस व्यक्ति के लिए, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज जो है वो डिक्री होती है। इसके बाद 3.1.0 जो कि 3.1 यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का लास्ट पॉइंट है। तो इसमें कहा गया क्लासिफिकेशन ऑफ लमसम एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इमीडिएट, कोई मान लीजिए फाइनेंशियल रिलीफ के लिए दिया गया है। तो इस टर्म में रूल 79 और 81 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन लिया जाता है अंडर द कंटेम्पलेटेड इन कंपेडियम रूल ऑफ एडवांसेस जो दिए जाते हैं अचानक किसी की डेथ हो जाए उससे रिलेटेड, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो सैंक्शन करता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस सैंक्शन करता है एडवांस टू फैमिली गवर्नमेंट्स ऑफ परमानेंट एंड टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ जो कि डाई होते हैं इन सर्विस इन ऑर्डर टू इनेबल फैमिली टू मीट इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो उस समय हो नहीं होती हैं। इफ ओपिनियन ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस एज केस में भी फैमिली कंसर्न has been left in indigent circumstances upon death of the government servant on whom it was dependent immediate need of financial assistance। मतलब किसी की डेथ होती है तो उस समय जो भी फाइनेंशियल जो उस समय इमीडिएट रिलीफ के लिए अमाउंट दिया जाता है उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर हेड ऑफ ऑफिस सैंक्शन करता है एडवांस जो कि फैमिली को जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो नेक्स्ट है कि अमाउंट ऑफ एडवांस जो ग्रांट किया गया है रूल नंबर 79 से कि वो 2 मंथ की बेसिक पे या प्लस डियरनेस जो है एक साथ रखा जाए या फिर सब मैक्सिमम जो है 8,000 रुपीज़ है। इसमें अभी 8,000 है परंतु इस समय जो प्रैक्टिस में है वो 25,000 है। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक ऑफिस सेल सी वो जो एडवांस जो प्राप्त होता है वो एडजस्ट करा जाएगा एज पॉसिबल एज अर्ली एज इन केस ऑफ जब 6 महीने के अंदर जब उनका जो है हम ग्रेचुटी DCRG या फिर GPF का जो पेमेंट करेंगे उनमें से एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एडवांस मान लीजिए कि वो जो है एडवांस जो है वो कैसे जो है डेबिट करेंगे, मेजर माइनर सब हेड कौन कौन से होंगे, तो 50 सिविल एडवांसेस का मेजर हेड होगा, अदर एडवांसेस में 104 ये क्लासिफिकेशन का तरीका है। तो ये अब जैसे मेजर हेड हुआ उसके बाद माइनर हेड हुआ 104 अदर एडवांसेस हुआ, फिर सब हेड हुआ लमसम एडवांसेस जो है प्रोवाइड कराता है इमीडिएट रिलीफ जो भी गवर्नमेंट फैमिली को दिया गया है। यदि कोई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो है अमाउंट जो है अगर वो एक्सीड कर जाए आर सिमिलर टू अदर पेमेंट इज लेस दैन द एडवांस, जो भी एडवांस दिया गया उससे कम है मान लीजिए किसी भी अभी DCRG, तो उसे क्या करते हैं वो ट्रीट करते हैं इररिकवरेबल। अब कोई चीज़ जैसे रिकवरेबल नहीं रही तो उसका क्या कैसे हम जो है क्लासीफाई करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे मेजर हेड मिसलिनियस जनरल सर्विसेज यानी 20/75। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब कभी भी जो है हम मान लीजिए किसी को हमने इमीडिएट रिलीफ ऑफ डेथ एम्प्लॉय को दिया है, अगर वो रिकवर नहीं हो पाया तो उसे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो 20/75 मिसलिनियस जनरल सर्विसेज। अदर एक्सपेंडिचर जो है वो माइनर हेड हुआ 800, उसको राइट ऑफ इरिकवरेबल लोन्स में डालते हैं। ठीक है, जो एडवांस जो प्रोवाइड किया गया था इमीडिएट रिलीफ जो है डिसीज्ड एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से 3.1 कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग में जो है कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, अदर डिपार्टमेंट्स के जो काम होते हैं उनका कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से कार्य PWD के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने समझी होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो भी जो है लाएंगे 3.2 सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से 2 वीडियो बनाई गई हैं। तो इसे देखने के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।